जय श्री महाकाल दोस्तों। मध्य प्रदेश बोर्ड का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर 2025-26 में जो हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 2000 देखो आपके 23, 24 और 25 के पेपर को सम्मिलित करके ही बनाया है। उनमें से छांटा गया ही। अगर आपने 23, 24 और 25 के पेपर हल कर लिए हैं तो आप प्रैक्टिस के रूप में इसको लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए, क्योंकि उनमें से ही देखकर बनाया गया है। तो देखो, आपको जो है समझना भी अच्छे से क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखो, इसमें आपको जो सही विकल्प चुनकर लिखना है, पहला प्रश्न आता है आपके, इसमें क्या करना है, आपको सही सही विकल्प चुनकर लिखना है। 12 और 15 का एचसीएफ पूछ रहा है। आपके प्रश्न क्रमांक 1 है। देखो, 12 और 15 का एचसीएफ पूछ रहा है, तो देखो 12 के अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 की घात 2 होता है। 2 की घात 2 यानी 4 हो गया, और 4 थी 12 हो रहा है। देखो, फिर अपन 15 के गुणनखंड करेंगे तो तीनों पांचों 15 होता है। तो अब उसने क्या पूछा है, देखो एचसीएफ पूछा है, महत्तम समापवर्तक पूछा है। और देखो, महत्तम समापवर्तक क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो देखो, उभयनिष्ठ गुणनखंड तो केवल इन दोनों में क्या आता है, आपके 3 आ रहा है। ठीक है, तो सबसे छोटी घात भी यही रहेगी, गुणा भी यही रहेगा इसका। ठीक है, सबसे छोटी घात का गुणनफल ही आ जाएगा। आपके एचसीएफ कितना आ गया, 3। तो आपके सही विकल्प इसमें क्या रहेगा, ए वाला सही ऑप्शन रह जाएगा, आपके 3 वाला। ठीक है मित्रों, ये यहाँ पे आपके जो सही विकल्प पहले का ही आ जाएगा। फिर आता है, देखो दूसरा वाला ही आया आपके, सेकंड है पहले का, दूसरा है देखो आपके पहले का दूसरा क्या है, देखो आपके क्या कह रहा है, पहले का दूसरा वर्ग समीकरण द्विघात बहुपद दिया है इसने। द्विघात बहुपद क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका आलेख कैसा होगा, देखो अगर रेखी समीकरण हो तो उसका ग्राफ जो है रेखी होता है। ये आपके द्विघात समीकरण है तो इसका होता है परवलय। ठीक है, परवलय होगा इसका। ठीक है, द्विघात समीकरण का अगर आप द्विघात बहुपद का अगर ग्राफ खींचते हो या द्विघात समीकरण का अगर ग्राफ खींचा जाता है तो वो क्या आता है, आपके परवलय। और आपके परवलय सी वाला ऑप्शन है, तो सी वाला सही हो जाएगा आपके पहले का दूसरे में। देखो नेक्स्ट आ जाता है आपके, देखो यहाँ पर तीसरा सारवंतर है इसका। देखो समांतर श्रेणी दे रखी है, सारवंतर पूछ रहा है, इसका सारवंतर क्या होगा। चलो सारवंतर निकालते हैं इसका। तो देखो आपके पहले का तीसरा है, सारवंतर निकालना है अपने को। एपी क्या दे दी इसने, देखो एपी दे रखी है 12, फिर दिया 7, फिर 2, फिर -3। ये है आपके सारवंतर पूछा है, कॉमन डिफरेंस सारवंतर। ये आपके सारवंतर जो होता है, ये सारवांतर या सारवंतर कहते हैं इसको। ठीक है, सारवंतर या सारवांतर, सारवांतर। ठीक है, फिर देखो पुनः मैंने जो है इसको वैसा ही लिख दिया, सारवांतर। कॉमन डिफरेंस इसको डी से लिखा जाता है। और देखो ये सभी पदों का क्या होता है, समान होता है। और वैसे भी ये फर्स्ट और सेकंड से ही निकाला जाता है। कोई से भी अगले वाले पद में से उससे पहले वाला पद घटा दो तो क्या आ जाता है, सारवंतर आ जाता है। तो देखो इसका आपके सारवंतर क्या करेंगे अपन, 7 में से 12 घटा देंगे। 7 में से 12 घटाएंगे तो क्या बचेंगे, देखो -5। तो आपके बी वाला सही विकल्प सही रहेगा, -5। ठीक है, सभी पदों का यही आएगा। अगला आता है, देखो आपके क्या कह रहा है, बिंदु 8,6 और 0,0 के बीच की दूरी होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। देखो ये आपके मूल बिंदु 0,0 है। अगर मूल बिंदु 0,0 है और उसकी बीच की उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी जाती है, तो ध्यान रखना आपको, अगर एक बिंदु 0,0 होता है तो देखो इसका, देखो ध्यान रखना, इस बिंदु के निर्देशांकों का वर्ग करके योग करके वर्गमूल ही क्या रहेगी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। यानी कि अपन क्या कर रहे हैं, 0,0 और 8,6 के बीच की दूरी, या फिर इसको उल्टा लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके। देखो चौथा सवाल है आपके पहले का चौथा, इसके किसके, 8,6 और 0,0 के बीच की दूरी। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि ये तो 0,0 है, यही बचेंगे आपके। यानी कि आपके क्या हो जाएगा, देखो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। और 8 का स्क्वायर तो क्या होता है आपके 64, और 6 का स्क्वायर 36 हो रहा है।
और 36 और 64 कितना हो रहा है 100, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपके 10, 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपके 10 इकाई आ जाएगा इसका मान, यानी कि बी वाला सही रहेगा आपके, ध्यान रखना बी में क्या है आपके 10, तो यह बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपके, 10 इकाई आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, आप चाहो तो इस फार्मूले का प्रयोग भी कर सकते थे दूरी का, ठीक है, इस फार्मूले से भी वही आता है, लेकिन आप डायरेक्ट ही इससे करो। अगर 1 0 0 हो तो कोई से किसी के लिए भी आप निकाल सकते हो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इससे भी निकाल सकते थे, ठीक है, इससे भी वही आता। लेकिन देखो अगर यहाँ भी देखो आप 8 माइनस क्या करोगे 0 इसका वर्ग करोगे, और यहाँ भी क्या करोगे 6 माइनस 0 इसका वर्ग करोगे, तो यही आएगा। देखो 8 में से 0 घटेगा 8 ही तो आएगा, और फिर 6 में से 0 घटेगा आपके 6 ही आएगा। इसलिए यही निर्देशांक आपके एनसीईआरटी वाले ने भी दे रखा है, ठीक है। अगर एक बिंदु 0 0 है, 0 0 से किसी भी बिंदु की दूरी निकालना है तो डायरेक्ट आप क्या निकालोगे, √x² प्लस y², √x² प्लस y² से निकालेंगे बेटा। चलो देखो अब ये क्या कह रहा है, देखो रेखी समीकरण युग्म a1x, रेखी समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, और क्या कह रहा है, अनंत अनेक हल होने के लिए शर्त है। तो देखो आपके a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो ये काय की शर्त है आपके अद्वितीय, अद्वितीय हल की शर्त, ये अद्वितीय हल की शर्त है। और ये देखो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो ये क्या है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं की शर्त है, ये इसकी शर्त है। अगर तीनों ही बराबर हो, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 के, तो क्या होगा, अनंततः अनंततः अनेक हल, अनेक हल की शर्त रहेगी आपके। तो क्या कहा उसने, अनंत अनेक हल की शर्त कौन सी हो गई आपके, सी वाली, ठीक है, सी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा आपके। सी में आ रहा है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ठीक है, तो अनंत अनेक हल होने के लिए शर्त पूछी थी, आ जाएगी। देखो नेक्स्ट है आपके द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो विविधकर पूछ रहा है। देखो देखो मूल अगर समान हो तो विविधकर का मान 0 होगा, ये ध्यान रखना है। देखो विविधकर, विविधकर d बराबर होता है b वर्ग ऋण 4ac, ये विविधकर है। अगर विविधकर का मान 0 आया, ध्यान रखना विविधकर का मान क्या होता है, अगर 0 होता है तो मूल क्या होंगे, समान होंगे, अल्फा और बीटा दोनों मूल समान होंगे। इस विविधकर का मान क्या होना चाहिए, 0, तो दोनों मूल समान होते अल्फा और बीटा, और इनका मान आता है -b/2 है, दोनों ही समान होंगे, ध्यान रखना दोनों ही समान होंगे। कब होंगे, जबकि विविधकर का मान क्या है 0, तो ए वाला सही ऑप्शन हो जाएगा आपके 0 वाला, ठीक है। तो विविधकर कब 0 होता है, जब मूल समान हो तब विविधकर 0, और विविधकर समान है तो मूल की, विविधकर 0 है तो क्या होंगे आपके मूल समान होंगे। तो उसने यही पूछा है, द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविधकर का मान होगा, समीकरण के विविधकर का मान क्या होगा आपके 0 होगा, सिंपल सी बात है। देखो अब आता है यहां से आपके नेक्स्ट, देखो अब ये एक के बाद में आपके कौन सा आएगा, दूसरा आएगा, एक के सारे सवाल खत्म हुए आपके। चलो एक के बाद में अपन दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए ये चौथा है आपके, पहले अपन दूसरा प्रश्न देखिए, देखिए सारे सवाल हल करेंगे ये मित्रों। ये 17वां आ गया, थोड़ा आगे पीछे हो रहे हैं यहाँ पे। देखो ये आपके 5वां प्रश्न आ गया, 5वां प्रश्न आ गया, ये दूसरे के आगे देखो रिक्त स्थान आ रहा है आपके। चलो इसको देखते, देखिए दूसरे के प्रश्न देखते हैं अपन। क्या है देखो दूसरे के प्रश्न क्या है,
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह बहुपद है, तो वह त्रिघात बहुपद होता है, ध्यान रखना। ठीक है, वह बहुपद जिसकी घात 3 हो उसको बोलते त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो ये पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा आपके, दूसरे का पहला त्रिघात बहुपद रहेगा। बहुपद तो उसने देखो लिख रखा है, बहुपद कहलाता है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। और √2 एक संख्या है, तो देखो आप जानते होंगे कि √2 जो होता है, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, √7 है, ठीक है, √8 है और √ आपके 10 है। ये सब क्या है, देखो अपरिमेय संख्या है। क्या है ये सब? अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखना 8 का वर्गमूल 2 होता है, जो कि अपरिमेय संख्या है। इस कारण से ये भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ध्यान रखना। तो √2 है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका क्या रहेगा, आपके रिक्त स्थान अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय आएगा इसमें। या आपके सेकंड वाले के लिए। तीसरा आ रहा देखो, थर्ड आपके, यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है तो एनवा पद होगा। तो देखो अगर एपी है, एपी का प्रथम पद तो ए है और सार्वंतर डी है और एनवा पद एन है, तो एनवा पद निकालने के लिए सूत्र एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी। ये एनवा पद निकालने का आपके फार्मूला है। क्या आपके थर्ड हो गया, दूसरे का थर्ड आंसर आ जाएगा इसका। अगला, सभी वर्ग होते हैं, तो देखो सभी वर्ग जो है उनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर। और संगत कोण बराबर हो तो वो क्या हो जाते, समरूप होते। ठीक है, संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपातिक या अनुपातिक होगी। ठीक है, सभी वर्गों की, इसलिए वो समरूप होंगे, सर्वांग सम नहीं होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, सर्वांग सम गलत होगा। सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप होंगे, ये ध्यान रखना आप, समरूप। ठीक है, समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त भी समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं, ध्यान रखना। चलो अगला देखते, देखिए इसके मूल होंगे, वो क्या कह रहा है इस समीकरण, देखो पांचवा, इसके मूल क्या होंगे ऐसा कह रहा है, इसके मूल क्या होंगे, पांचवा सवाल है इस समीकरण के। देखो x-3 और x+4, इसके मूल क्या क्या होंगे। तो देखो एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, मूल आ जाएगा। x-3 को 0 के बराबर करोगे तो देखो -3 इधर आएगा, +3, तो एक तो मूल आ गया आपके 0। एक इसको ये 3 आ गया, एक तो सॉरी, इसको अगर 0 के बराबर करोगे तो दूसरा मूल आ जाएगा आपके। x+4 को 0 के बराबर किया तो देखो +4 इधर आएगा, -4, तो इसके मूल क्या हो गए बोलो, 0 और -4, सॉरी 3 और -4 हो जाएंगे। इसके मूल क्या हो जाएंगे, 3 और -4 होंगे। 0 बार बार याद आ रहा है, ठीक है, गलत है, जो कि क्या आ जाएगा इसके मूल, x-3 और x+4 के मूल। देखो ऐसे गुणनखंड दिया हो ना तो डायरेक्ट चिन्ह बदल के निकाल लो, क्योंकि -3 उधर जाएगा, +3, तो एक तो +3 हो गया, +4 उधर जाएगा, -4, तो 3 और -4 हो जाएंगे। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो ना। तो किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अगर कोई वृत्त है और उसका बाह्य बिंदु है तो उससे वृत्त पर अपन कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, देख लेते खींच के कितनी खींच सकते हैं। अब वृत्त है, मान लो ये इसका बाह्य बिंदु है, देखो इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर अपन कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ये देख रहे हैं। देखो ये वृत्त है, ये बाह्य बिंदु है, इससे वृत्त पर ये एक स्पर्श रेखा तो ये खींच दी, देखो स्पर्श करके निकल गई। एक और स्पर्श रेखा एक खींच दी, ये स्पर्श करके निकल गई। अब एक और कहां खींचोगे आप, अब इसके बाद में जो भी आप रेखा खींचोगे वो छेदक रेखा हो जाएगी। देखो ये भी छेदक रेखा, ये भी आपके छेदक रेखा, ये भी छेदक रेखा रहेगी। तो स्पर्श रेखाएं कितनी होगी, ओनली 2। ठीक है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये आपके कौन सा हो गया, दूसरे के सारे सवाल हो गए आपके। ठीक है, दूसरे के सारे सवाल हो गए, तो इसका आपके थीटा का इसका आंसर क्या आएगा, 2। अगला, अब इसके बाद में आपके तीसरा आएगा, देखो ठीक है, ये तीसरा आ गया। देखो सत्य और असत्य वाला आ रहा है आपके, सत्य और असत्य देखते देखे। तीसरे का पहला क्या है, देखो
तीसरे का पहला है रेखीय बहुपद x प्लस बी का शून्यक होगा। ये आपके जो 2017 में भी पूछा गया था, पहली बार वहीं पर आया था। ये क्या है देखो, x प्लस बी के शून्यक होंगे। अरे भाई शून्यक के लिए शून्य के बराबर कर रहे हो और आप क्या करो, चर का मान निकाल लो। बस ऐसे ही तो किया था, अभी भी तो ऐसे ही किया था। देखो शून्य या मूल निकालना एक ही बात है। जैसे x -3 x + 4 के निकाल लेते, वैसे इसका निकालना है तो इसको शून्य के बराबर करके चर का मान निकाल लो। प्लस का भी इधर आएगा, माइनस का भी इधर, क्या बचा ax, a इधर जाएगा इसके बटे में, यानी कि -b/a हो जाएगा। इसके शून्य क्या होगा, -b/a। तो बिल्कुल सही, रेखीय बहुपद x प्लस बी का शून्यक -b/a है। हाँ है साहब, सत्य है ये। तो आपके क्या हो गया, ये सत्य। ठीक है, सत्य है ये। अगला देखो, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होती है क्या। साहब देख लेते साहब, याद नहीं है अपने को। देखो अपन ने अक्ष खींच लिए, एक x अक्ष खींचना है आपको, एक क्या खींचना है, y अक्ष। चलो ये एक x अक्ष खींचा, एक ये y अक्ष खींचा। देखो ये कोई बिंदु ले लिया ये, ठीक है। तो देखो इस बिंदु की अगर अपन दूरी लेंगे ना, तो ये वाली दूरी देखो x अक्ष से लंबवत दूरी होगी, ये x अक्ष से लंबवत दूरी, ठीक है। और ये वाली जो दूरी है ये y अक्ष से लंबवत दूरी, देखो ये इसकी y अक्ष से लंबवत दूरी। तो देखो ये y अक्ष से लंबवत दूरी इसका x निर्देशांक होता है, ध्यान रखना। इसकी ये क्या है, y अक्ष से लंबवत दूरी जो कि x निर्देशांक है। और ये आपकी क्या है देखो, x अक्ष से लंबवत दूरी है जो कि y निर्देशांक है इसका। तो उसने क्या कहा, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, उस बिंदु का y निर्देशांक होता है कि ये y अक्ष से इसकी लंबवत दूरी, ये इसका क्या होता है, x निर्देशांक होता है, y निर्देशांक नहीं होता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा आपके असत्य। सेकंड वाला क्या है आपके असत्य होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्या आएगा इसमें, असत्य। देखो थर्ड वाला बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आपको ये ध्यान रखना है। थर्ड वाला, थर्ड क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल है, जो कि आपको याद नहीं होगा। यदि एबीसी समांतर श्रेणी में है तब b बराबर a प्लस c/2 होता है क्या। हाँ होता है, सही होता है। उसने क्या कहा है कि a b और c समांतर श्रेणी में, AP है ये, AP है। तो देखो इसमें से इसको घटाऊंगा ना मैं तो क्या होगा, सार्वंतर। लेकिन देखो इसमें से इसको घटाऊंगा तो भी तो सार्वंतर रहेगा, सी में से बी घटाऊंगा तो भी सार्वंतर। और सार्वंतर तो सभी पदों का क्या होता है, समान होता है। सार्वंतर तो सभी पदों का क्या होता है, समान होता है। तो ये सार्वंतर समान होगा। तो देखो माइनस का बी इधर आएगा, प्लस का बी, और एक और ये देखो प्लस का बी इधर है, और ये माइनस का ए इधर आया तो काय का ए हो जाएगा, प्लस का ए हो जाएगा। देखो सी यहां भी ए बी सी था, है ना, ए बी सी समांतर श्रेणी में। देखो बी में से ए घटाएंगे तो बी में से ए घटाया, इधर सी में से क्या घटाया, बी, सी में से बी घटाया, दोनों का सार अंतर क्या रहेगा आपके, समान रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। तो देखो ये माइनस का बी इधर आया, प्लस का बी, एक प्लस बी इधर था, इधर कौन बचा, सी। देखो माइनस का इधर आया, प्लस का ए हो गया, एक बी और एक बी, दो बी हो गया, बराबर क्या आ रहा है, ए प्लस सी। ये दो इधर जाएगा तो इसके बटे में चला जाएगा। तो देखो ये आ गया आपके, ठीक है। यदि एबीसी समांतर श्रेणी में है तो बी बराबर क्या होता है, ए प्लस c/2 हो जाएगा। और ये ध्यान रखना, ये इसका समांतर माध्य भी कहलाता है। क्या कहलाता है इसका, समांतर माध्य, समा कहलाता है इसका, ठीक है। समांतर माध्य कहलाता है, समांतर माध्य पद, समांतर श्रेणी में दो पदों के बीच का मान जो है समांतर माध्य होता है। चलो देखो अगला, देखो ये है आपके, किसी मीनार की ऊंचाई है उसकी छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, वो क्या कह रहा है, एक मीनार की छाया की लंबाई, मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई दोनों बराबर है। मान लो ये मीनार है और ये इसकी छाया की लंबाई है। देखो सूर्य इधर है तो इस प्रकार से छाया बनेगी इसकी इधर, देखो अगर सूर्य इधर है तो इस प्रकार से छाया बनेगी। यहां से जब सूर्य की रोशनी आएगी इस प्रकार से, तो अपने क्या आएगी, देखो यहां पर इस प्रकार से सूर्य रहेगा तो रोशनी इधर आएगी, तो ये मीनार और ये छाया है, ये आपके मीनार है।
और ये क्या है, छाया है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि एक मीनार की लंबाई, एक मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई दोनों बराबर है, तो ये सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो देखो ये दोनों बराबर है, तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर। और ये मीनार सीधी रहेगी तो ये तो 90 का कोण है। तो देखो तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, तो ये 90 का है, तो ये दोनों मिलाकर भी 90 90 के होंगे, सॉरी 90 के होंगे, दोनों मिलाकर 90 के होंगे, क्योंकि 90 और 90 180 हो जाएंगे। एक कोण 90 का है तो ये दोनों कोण मिलाकर 90 होंगे, तभी तो 180 होंगे। लेकिन दोनों कोण बराबर बराबर रहेंगे तो 45 45 हो जाएंगे। तो कह रहा है यदि एक मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा क्या, नहीं नहीं 45 होगा। देखो 45 45 और 90 तो 180 हो जाएगा, 60 कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपके असत्य कह रहा है, ये असत्य हो गया आपके। ठीक है, चौथा वाला असत्य हो जाएगा। अगली क्या कह रहा है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान है तो वे सर्वांग सम होंगे, बिल्कुल सही कह रहा है। देखो अगर दो वृत्तों की त्रिज्याएं अगर समान है, जैसे एक वृत्त ये है, ठीक है, और ये एक वृत्त है आपके, देखो ये एक वृत्त है और एक और वृत्त ऐसा का ऐसा ही है, देखो ये एक और वृत्त है, देखो दो वृत्त हो गए, ये आपके दो वृत्त हो गए, दोनों की त्रिज्याएं बराबर। देखो अब दोनों की त्रिज्याएं बराबर है तो आप इसको उठाकर इसके ऊपर रखो, इसको उठाकर इसके ऊपर रखो, या इसको उठाकर इसके ऊपर रखो, इसको पूरा पूरा ढक लेता है। ऐसे व्रतों को क्या कहते हैं अपन, सर्वांग समव्रत। देखो ये ढक लिया इसने, ठीक है। पहले को दूसरे पर रखो या दूसरे को पहले पर रखो, एक दूसरे को सर्वांग सम आकृतियां पूरा पूरा ढक लेती है। तो दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान है तो वे सर्वांग सम होते हैं, बिल्कुल सत्य है। आपके पांचवा क्या हो जाएगा, सत्य। पांचवा आपके क्या हो जाएगा, सत्य होगा, यह ध्यान रखना। अब देखो छठा, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव समान होते हैं। देखो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सर्वांग सम अगर कहता तो समान होते, ठीक है। क्या हो जाए, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव समान होते हैं कि समान नहीं होते, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो समरूप त्रिभुज जो होते हैं वो सर्वांग सम हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। अगर सर्वांग सम होते हैं तो वो समरूप होते ही सही है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वो समान हो, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य आपके। ये क्या रहेगा, असत्य। हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, लेकिन वो क्या कह रहा है, सदैव समान होते। सदैव लगाया इसने, सदैव लगाया इसने, तो असत्य होगा। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव समान नहीं होते, हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। चलो अगला आ जाता है, देखो आपके चौथा। देखो चौथा ऊपर निकल चुका है आपके, ऊपर देखते हैं अपन। ये प्रश्न क्रमांक अब अपन चौथा देखेंगे है। चौथे में देखो आपके सही जोड़ी है ये, ठीक है। ये आपके देखो चौथे की सही जोड़ी है, हल करते हैं इसको। देखो ये आपके 1+tan² रूट में है, ठीक है। तो देखो 1+tan², 1+tan² होता है आपके, देखो sec² होता है। 1+tan² sec² होता है। इधर वर्ग हटाओगे तो इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। तो 1+tan² बराबर क्या आ जाएगा आपके, sec² आएगा। तो इसके सामने क्या आएगा, देखो आपके पहले के सामने क्या आएगा, पहले के सामने सेक आएगा, सी वाला आएगा। इसके सामने कौन आ जाएगा आपके, सी। देखो दूसरा देखो अब 1/10, देखो 1/tan²। देखो 1/tan² cot θ होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो 1/tan कोट होता है और 1/cot tan होता है। और tan θ और cot θ दोनों का गुणा भी कितना होता है, 1 होता है। तो ध्यान रखना 1/tan क्या होगा आपके, कोट होगा। तो इसके सामने कौन आ जाएगा आपके, डी आ जाएगा, कोट हो जाएगा। और देखो कोस पूछ रहा है, देखो कोस जो है सेक का उल्टा है, ठीक है। आपके ये आपके कौन सा था, पहला था, ये आपके दूसरा है। देखो तीसरा कोस कह रहा हो, तो देखो कोस थीटा है ना, ये सेक का उल्टा है, 1/sec θ हो जाएगा। तो दे रखा है क्या, देखते देखिए क्या दे रखा है इसने, देखो देखो ये दे रखा है एफ वाला। तो इसके सामने कौन आ जाएगा आपके, एफ आ जाएगा। तीसरे के सामने क्या आएगा आपके, एफ आ जाएगा। चलो चौथे के सामने देखते हैं। चौथा क्या है, देखो ये वाला है,
लेकिन देखो ये आपके ये सब सूत्र, ये वाला चौथा वाला जो है, ये तीसरा था, चौथा देखो ये इसी फार्मूले से बना है। साइन वर्ग थीटा धन कोस वर्ग थीटा बराबर कितना होगा 1। चाहे आप यहाँ देखो एक बार ऐसे भी लिखा था उसने, साइन वर्ग 18 डिग्री प्लस कोस वर्ग 18 डिग्री, इसका मान भी कितना होगा आपके 1 होगा। ठीक है, आपके यहाँ और यहाँ कोण बराबर होना चाहिए बस। जैसे यहाँ देखो साइन वर्ग 25 डिग्री धन कोस वर्ग 25 डिग्री, इसका मान भी 1 होगा। एक बार देखो इसने गड़बड़ करी थी, साइन वर्ग 6.25 डिग्री प्लस कोस वर्ग 6.25 डिग्री दिया था, तो उसका मान भी 1 होगा। तो ध्यान रखना चौथे के सामने 1 आएगा आपके, एक किसमें बोलो ई में, इसके सामने ई आ जाएगा। देखो पांचवा आ रहा है, समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 60 डिग्री है, तो दूसरा क्या होगा? अरे भाई उसने क्या कहा कि समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का एक कोण जो है ये समकोण है। देखो समकोण है तो एक 90 का हो गया, ये तो फिक्स हो गया। और एक न्यून कोण कितने का है? 60 डिग्री का है। अरे तो ये एक 30 का होगा, तभी तो 180 होगा। तो अगला वाला किसके सामने क्या आ जाएगा? आपके बी। ठीक है, एक क्या होगा? दूसरा न्यून कोण उसमें तो दूसरा होगा, दूसरा कितना होगा भाई? 30 का होगा, अभी तो 180 होंगे। क्या आपके छठा हो गया? देखो ये आपके चौथे के चारों हो गए ना। अब पांचवा चलते हैं, इसके नीचे ही था देखो पांचवा आपके भी निकला था, देखो ये पांचवा। आपके एक वाक्य में उत्तर देना है इनके, बहुत ही सिंपल सिंपल है। क्या कह रहा है? एक वाक्य में उत्तर दीजिए इनके। चलो एक वाक्य में उत्तर देते हैं इनके। देखो क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविधकर है। इसका विविधकर क्या है ऐसा कह रहा हो। ठीक है, इसके विविधकर का सूत्र लिखिए ऐसा कह रहा हो। चलो इसके विविधकर का सूत्र लिखिए ऐसा कह रहा हो। चलो इसके विविधकर का सूत्र लिखने कह रहा है। यह आपके वर्ग समीकरण है पांचवे का पहला। देखो विविधकर निकालना इसका। देखो विविधकर जो होता है आपकी, विविधकर को डी से लिखते हैं और ये होता है आपके बी वर्ग ऋण 4ac। ठीक है, तो ये इसके विविधकर का सूत्र हो गया। देखो दूसरा क्या कह रहा है? देखो इसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। देखो निर्देशांक है, जैसे ये दो बिंदु है, ये दो बिंदु है, इस बिंदु के निर्देशांक x1 y1 है और इस बिंदु के निर्देशांक x2 y2 है। और इसका अपने को क्या करना है? मध्य बिंदु निकालना है। ये मध्य बिंदु है मान लो इसका, इसके निर्देशांक x y है, तो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक डायरेक्ट सूत्र होता है x1 प्लस x2 y2 और y का होता है आपके y1 प्लस y2 by 2। ठीक है, ये दोनों सूत्र होते हैं आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के सूत्र है। ये दूसरे बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के सूत्र ये हो जाएंगे। ठीक है, अगर इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक ये है तो बीच वाले के निर्देशांक क्या हो जाएगा? आपके x1 प्लस x2 by 2 और y बराबर हो जाए y1 प्लस y2 by 2। थर्ड आता है, देखो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अभी हाल किया तो देखो अपन खींच के देखा था, एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, जैसे ये वृत्त है, देखो अपन ने खींच के भी देखा था, ये आपके तीसरा प्रश्न था, ये तीसरा है। क्या कह रहा है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अब ये वृत्त है और इस बिंदु से देखो मैं स्पर्श रेखा खींच रहा हूं। देखो एक स्पर्श रेखा खींची है, इधर से स्पर्श करके निकल गई बस साफ। एक और इधर भी खींच सकते हैं। अब इसके अलावा और कहाँ खींचेंगे अपन? अगर और रेखाएं खींचोगे तो ये तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाए? प्रतिच्छेदी। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो 2। क्या आंसर आ जाएगा आपके? 2। एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अगला आता है, देखो आपके क्या कह रहा है? बिंदु P2,3 की एक्स अक्ष से दूरी है, इसकी एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? देखो अभी हाल देखा था अपन ने, जैसे ये आपके एक्स निर्देशांक और ये वाई निर्देशांक, ये 2,3 है। तो क्या कह रहा है? एक्स अक्ष से लंबवत दूरी।
तो देखो x अक्ष से लंबा दूरी इसका y निर्देशांक होती है, ध्यान रखना, और y निर्देशांक कितना है इसका 3। ठीक है, तो इसकी x अक्ष से लंबा दूरी क्या हो जाएगी आपके 3। ठीक है, x अक्ष से लंबा दूरी जो होती है इसकी कोटि होती है, ध्यान रखना, और भुज जो होता है वो y अक्ष से लंबा दूरी होती है। तो ये देखो भुज है और ये कोटि है, तो इसकी कोटि 3 है तो 3 आ जाएगा। अब दृष्टि रेखा को परिभाषित कीजिए। देखो दृष्टि रेखा क्या होती है, अगर देखो अपन जो है, अपन क्या है नीचे खड़े हुए, देखो ये नीचे खड़े हैं तो नीचे क्षैतिज रेखा हो गई। अपन यहां खड़े हुए हैं, ठीक है, ये रमेश दादा यहाँ खड़ा है, अपन ने मान लिया है रमेश दादा है यहाँ खड़ा है, तो इसका नेत्र यहाँ है, और ये देखो यहाँ पर वस्तु ऊपर रखी गई है, यहाँ मान लिया पंखा है, ये पंखा देख रहा है, तो ये क्षैतिज रेखा हो गई। नीचे खड़ा है तो नीचे क्षैतिज रेखा, और देखो इसके नेत्र और इस वस्तु को मिलाने, नेत्र यहाँ रहेंगे तो नेत्र और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को कहेंगे दृष्टि रेखा। ये क्या होगी, दृष्टि रेखा। और इस रेखा को कहेंगे क्षैतिज रेखा, पृथ्वी के समांतर खींची गई रेखा क्षैतिज रेखा हो जाएगी। ये आपकी क्या हो गई, क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा क्या हो गया भाई, वस्तु वस्तु और आंख को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा, कहीं भी हो। ठीक है, मान लिया आप हो सामने, आप और मुझे मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा। ठीक है, और ये आपके क्षैतिज रेखा। दृष्टि रेखा द्वारा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाया जाता है, ऊपर देखने पर उसे उन्नयन कोण कहते हैं, नीचे देखने पर बनाता है तो वो अवनमन कोण होता है। ठीक है, ये आपके जो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से पूछा गया है। दृष्टि रेखा क्या हो जाएगी, अपना नेत्र, नेत्र और वस्तु को मिलाने वाली रेखा, नेत्र और वस्तु, नेत्र और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहेंगे अपन, दृष्टि रेखा कहेंगे। ठीक है, तो ये परिभाषा हो जाएगी आपके, मैं लिख देता हूं, चलो यहां पर आपके नेत्र और वस्तु को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है आपके, दृष्टि रेखा कहलाती है। ठीक है, कल्पना कर लो भाई, नेत्र और वस्तु को मिला रही है रेखा दृष्टि रेखा, कल्पना नहीं करोगे, वास्तव में खींचोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा, ठीक है, वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा, वह बिंदु जो वृत्त को केवल और केवल एक बिंदु पर प्रच्छेद करता है, स्पर्श बिंदु कहलाता है। ठीक है, यह आपके क्या हो जाएगी, वृत्त, वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा, वह ऐसा बिंदु, ऐसा बिंदु जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, करता है, स्पर्श बिंदु कहलाता। ठीक है, अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची तो वो स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर प्रच्छेद करती है वो भी स्पर्श बिंदु ही होगा। आप ये भी परिभाषा लिख सकते हो, अथवा ठीक है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, स्पर्श बिंदु कहलाता, स्पर्श बिंदु कहलाता है। ठीक है, स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर प्रच्छेद करती है उसे ही अपन स्पर्श बिंदु भी कहते हैं। अगला आ जाता है, देखो पांचवे के बाद में आपके छठा प्रश्न आएगा। आप छठा प्रश्न देखते हैं, छठा देखो क्या है आप,
ये छठा। देखो क्या कह रहा है, 12, 15 और 21 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। छठा प्रश्न देखो आपके बहुत ही सिंपल है। क्या कह रहा है, 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालना है, तो पहले इनके गुणनखंड करना पड़ेगा। देखो 12 के गुणनखंड होते 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 और 5 20, अर्थात 2 की घात तो 2 हो गई, और ये 5 ऐसे लिख दिया, 5 की घात 1। तो 15, तीनों 5 15, 3 की घात 1, 5 की घात 1, 21, तीनों 7 21। ठीक है, तो देखो एलसीएम पूछ रहा है वो, बस अपने को इसने क्या पूछा है, एलसीएम। तो क्या आ जाएगा इसमें, आपके जितने भी गुणनखंड है सभी गुणनखंडों की बड़ी घातों का गुणनफल। सभी गुणनखंड ले लो और बड़ी बड़ी घात ले लो। सभी गुणनखंड लेना है इन तीनों के। देखो एक तो ले लिया सबसे छोटा, 2 की घात 2। फिर देखो 3 है, 3 की घात सबसे बड़ी 1 ही है। फिर आ रहा 5 की बड़ी घात भी 1 ही है। फिर क्या आ रहा आपके 7। देखो सबसे बड़ी घातों, सभी गुणनखंडों की बड़ी घातों का गुणा, सभी गुणनखंडों की बड़ी घातों का गुणा एलसीएम होता है, ध्यान रखना। सभी गुणनखंडों की बड़ी घातों का गुणा। और एचसीएफ क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की छोटी घातों का गुणा। ठीक है, तो यहां पर देखो 2 का वर्ग 4 होता है, 4 का गुणा 5 में करूंगा, 4 5 20, तो ये हो गए। और देखो तीनों 7 तो 21 ये हो गए, और 21 दूना 42, 420 है ये। तो ये कौन है साहब, 420। छठे का आंसर है। चलो छठे का अथवा वाला देखो, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखिए। बहुत ही आईएमपी है। ठीक है, पिछले साल ही पूछा गया है। देखो ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। देखो तो कोई भी भाज्य संख्या है तो उसका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, क्रम बदले अद्वितीय होता है। जैसे कि 6 लिखा ना अपन ने, 6 का गुणनखंड आप चाहो तो 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, 2 1 3 भी लिख सकते हो, 3 2 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है, और ये क्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड। तो किसी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्रम बदले अद्वितीय होते हैं। इनके अलावा कोई दूसरा नहीं लिख सकते हो आप, क्रम बदल के लिख सकते हो। ठीक है, तो किसी भाज्य संख्या के अंक गणित के आधारभूत प्रमेय क्या हो जाएगा आपके, किसी भाज्य संख्या के, किसी भाज्य संख्या के, किसी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्रम बदले, क्रम बदले अद्वितीय होते हैं, अद्वितीय होते हैं। ठीक है, चाहो तो मत बदलो क्रम, क्रम बदलो मत बदलो कोई लेना देना नहीं, अद्वितीय होते हैं क्रम बदले। चाहे क्रम बदल दो आप, चाहे मत बदलो, अद्वितीय होते हैं कि वो क्यों होते हैं, देखो यहां भी वही, यहां भी वही, यहां भी वही। ये भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, ये आपके अंक गणित की आधारभूत प्रमेय थी। छठा हो गया। अब आपके सातवां चलते हैं। देखो अब अपन सातवां क्वेश्चन देखें। सातवां नहीं है, दूसरा है। देखो सातवां प्रश्न आता है अपने इसी क्रम में, ये तीसरा है। थोड़े ऊपर नीचे है मेरे मित्रों, ये 10वां है। इसमें प्रश्न इसमें उल्टे ऊपर नीचे हो रहे हैं। ये इसमें ऊपर ही ऊपर देखो 18वां था, अपने को 7वें में चलना है।
ये है 7वां, देखो ये क्या आपके 7वां प्रश्न है। A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रेखीय समीकरण युग्म संगत है कि असंगत है। A1 A2 B1 B2 और C1 C2 अनुपातों की तुलना करनी है और ये बताना है कि संगत है कि असंगत है। देखो आपके रेखीय समीकरण दे दी है, आपके रेखीय समीकरण क्या दिए इसने, प्रश्न क्रमांक 7 है आपकी। 2x ऋण 3y बराबर 8 है। दूसरी समीकरण है आपके 4x ऋण 6y बराबर कितना है, 9। अपने को A1 A2 B1 B2 C1 C2 अनुपातों की तुलना करके चेक करना है, ठीक है, कि ये संगत है कि असंगत है रेखीय समीकरण। तो देखो ये A1 हो जाए, ये A2, A1 का मान आपके 2 हो गया, A2 का मान हो गया आपके 4। फिर ये B1 B2, B1 का मान -3 है और B2 का मान -6 है। ये C1 है, ये C2 है, C1 का मान आपके हो जाएगा 8 और C2 का मान हो जाएगा 9। ठीक है, आप चाहो तो देखो इनको व्यापक रूप में लिखकर भी कर सकते थे, बराबर के इधर लाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, वही आएगा। देखो A1/A2 निकालूंगा ना मैं, तो क्या आएगा 2/4 और काटूंगा, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आया। फिर अगर मैं B1/B2 निकालता हूं तो क्या आएगा -3/-6, माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, 3 दूना 6 आ जाए, 1/2। और इसको देखो C1/C2 क्या आ रहा है 8/9। तो देखो ये दोनों तो आपके क्या है, बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। ठीक है, देखो यहां लिख देते चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के, अतः रेखीय रेखीय समीकरण युग्म असंगत होंगे, असंगत होंगे। ठीक है, इसमें ही तो असंगत होते हैं, बाकी दोनों में, इसमें भी क्या होते हैं, देखो आपके संगत। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इसमें भी क्या होते हैं आपके संगत, और तीनों बराबर है तो भी क्या होते हैं आपके संगत होते हैं, इसमें ही तो असंगत होते हैं। तो यह आपके सवाल का हल था। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपके का अथवा वाला। देखो 7वें का अथवा के बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखो आपके दो संख्याओं का क्या कह रहा है, वो योग जो है, दो संख्याओं का योग 16 है और अंतर 10 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए साहब। ठीक है, यह आपके प्रश्न है। देखो दो संख्याओं का योग 16 और अंतर क्या कह रहा है, वो 10 है। दो संख्याओं का ये प्रश्न है, देखो आपके दो संख्याओं का योग 16 और अंतर 10 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। आपके 7वें का अथवा है, प्रश्न क्रमांक आपके 7 का अथवा वाला प्रश्न कर रहे हैं अब। ठीक है, दो संख्याओं का योग तो 16 दे रहा है और अंतर कितना है, 10 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलो उन दोनों संख्याओं को अपने को ज्ञात करना है। देखो जिनको ज्ञात करना है उनको मान लेते, माना कि संख्या x तथा y है। ये मान लिया अपन ने, माना कि संख्या x तथा y है, माना कि संख्याएं x तथा y है। अब उसने क्या कहा कि इन दोनों का योग तो 16 है, मतलब दोनों को जोड़ोगे तो इनका जोड़ 16 आ जाएगा। और फिर क्या कह रहा है, इनका अंतर कितना है, 10 है। ठीक है, अपन ने बड़ी जो है x को मान ली, छोटी किसको मान ली, y को। ठीक है, ताकि अंतर करने में अपने क्या रहेगी, सुविधा रहेगी। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने। ये आपके दो समीकरण बन गई, ये आपकी पहली समीकरण हो गई और ये हो गए आपके दूसरी। ठीक है, अब आप चाहो तो विलोपन विधि लगा सकते हो, आप चाहो तो प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हो। तो देखो विलोपन विधि यहाँ केवल जोड़ने से ही काम हो जाएगा, क्योंकि y से y घट जाएगा, x का उत्तर आ जाएगा। तो मैं दोनों समीकरणों को क्या कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं।
ध्यान रखना मैं विलोपन विधि का प्रयोग कर रहा हूं, ध्यान रखना। ठीक है, आप यहां पर कौन सी विधि लगा रहे हैं अपन? विलोपन, विलोपन विधि लगा रहे हैं। आप सोच रहे हो सर घटाया जाता है उसमें तो, लेकिन घटाते कब? जबकि चरों का विलोपन नहीं हो रहा हो तब घटाते। यहाँ ऑलरेडी विलोपन हो रहा है, घटाओ पहले से ही हो रहा है। देखो ये प्लस का और माइनस का, तो यहाँ आपके जोड़ने की जरूरत ही, घटाने की जरूरत नहीं, जोड़ने से काम हो जाएगा। देखो एक एक्स और एक एक्स 2x हो जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, 16 और 10 कितना हो जाए? 26। ये 2 इधर जाएगा इसके बटे में, 2 से काटे 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि x का मान तो 13 आ गया। देखो अब y का मान निकालना है, समीकरण 1 में रखो 2 में रखो, उत्तर वही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है अपन। लेकिन समीकरण 1 ही सरल दिख रही है क्योंकि इसमें प्लस है। समीकरण 1 में अपन क्या कर रहे हैं? x का मान रख रहे हैं, x की जगह कितना लिख देंगे? 13। तो यहाँ 13 प्लस वाई बराबर 16 हो जाएगा, 13 प्लस वाई बराबर 16 हो जाएगा। तो y बराबर निकालोगे, प्लस के 13 उधर जाएंगे, माइनस के 13 हो जाएंगे, यानी कि 16 में से 13 घटेंगे तो 3 आ जाएंगे। देखो अतः संख्याएं आ गई 3 और 13 आ गई। अतः संख्याएं क्या होगी? 3 और 13 होगी। अतः अतः संख्याएं, आप चाहो तो आपने पहले कौन सी मानी थी? x, और दूसरी y मानी थी, लेकिन x बड़ी है और y छोटी है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आप चाहो तो 13 और 3 भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो छोटी पहले लिख दो, बड़ी बाद में लिखो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अतः संख्याएं 3 व 13 होगी। ठीक है, बड़ी वाली आपकी x होगी, छोटी वाली आपकी क्या होगी? y होगी। अपन ऊपर लिख चुके हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चलो देखो अब अपन जो है नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसका। 7वें का अथवा वाला हो गया, अब अपन 8वां देखते हैं इसका। देखो 8वां प्रश्न क्या है? जांच कीजिए कि एपी है। ठीक है, ये अपने को जांच करना है, एपी में है। केवल आपको क्या करना है? जांच करना है कि 0, -4, -8, -12 एपी में है। ठीक है, अगर ये एपी में है तो ध्यान रखना सार्वंतर आपके जो है वो क्या आएगा? समान। ठीक है, सार्वंतर कह दो, जादू मंतर कह दो, या छू मंतर कह दो, दोनों तीनों क्या होते हैं? समान होते हैं। सार्वंतर, जादू मंतर, छू मंतर अगर समान है तो वो समांतर श्रेणी होगी, नहीं है तो नहीं होगी। सर ये क्या कर रहे हो आप? भाई मेरे को दौरे पड़ने लग गए। यानी कि कहने का अर्थ है कि एक ही है। यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें प्यारे मित्रों, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। जय श्री महाकाल। दोस्तों अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलो ये एपी है कि नहीं है? देखो आपके 8वां प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक आपके 8 है। क्या है? 0, -4, -8 और -12 एपी है कि नहीं है? देखो आप एपी अगर है तो सार्वंतर निकाल लो आप। तो सार्वांतर, इसको कॉमन डिफरेंस को डी से भी लिखते हैं। और सार्वंतर कैसे निकालते हैं? देखो सभी पदों का सार्वंतर आपके क्या होना चाहिए? समान। तो देखो पहले इसमें से इसको घटाऊंगा मैं, यानी कि -4 में से इसको घटाऊंगा 0 को। चलो घटाओ। फिर क्या कर रहा हूं? -8 में से -4 को घटाऊंगा, -8 में से -4 को घटाऊंगा। फिर क्या करूंगा? -12 में से -8 को घटाऊंगा, -12 में से इसको घटा रहे अपन, देखो -8 को घटा रहे। ठीक है, तो ये सार्वंतर अगर समान आया, सार्वंतर समान आया तो एपी होगी, नहीं आया तो नहीं होगी। तो देखो -4 में से 0 घटाओ तुम, अरे भाई 0 किसी में से भी घटाओ वही संख्या आएगी, तो -4 आ रहा। और देखो माइनस माइनस +4 हो गया, ये -8 ये +4, तो -8 में से +4 घटाएंगे तो यहां भी कितने बचेंगे? -4। यहां भी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो देखो आप चाहो तो +8 में से -12 घटा दो तो कितने बचेंगे? -4 आ रहा है। तो देखो चूंकि सार्वंतर समान है अतः एपी है। यहां लिख देंगे चूंकि सार्वंतर
सार्वांतर t बराबर -4 समान है, समान है, अतः AP है। ठीक है भाई, समांतर श्रेणी की खासियत ही यही है, इसकी पहचान ही यही है, इसका वजूद ही यही है कि अगर सार्व अंतर समान है, सभी पदों का अंतर अगले वाले पद में से पहला वाला पद घटाया जाता है तो सार्व अंतर होता है, और अगर सार्व अंतर समान है तो वह एपी होती है। तो यह एपी है क्योंकि सार्व अंतर समान है। चलो 8वें का अपन अथवा वाला देखते, देखिए कौन सा पद इठ्योत्तर होगा, वेरी आईएमपी है इस एपी का। देखो आपके प्रश्न 8 का अथवा, अथवा प्रश्न है, क्या दे रखा है इसने, एपी, एपी क्या दी है इसने, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद, कौन सा पद इठ्योत्तर है, ऐसा कह रहा है। इसका कौन सा पद इठ्योत्तर होगा, जैसे देखो इधर जा रहे तो बढ़ रहा है, पद बढ़ रहे हैं तो कौन सा पद होगा, 10वां होगा, 100वां होगा, 20वां होगा। जैसे ये देखो 18 कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद है, 13 कौन सा है, तीसरा पद है, 8 कौन सा है, दूसरा, 3 कौन सा है, पहला। तो ऐसे ये इठ्योत्तर आ रहा ना, इसमें ये इठ्योत्तर कौन सा पद होगा, यूं कह रहा है कौन से नंबर का पद होगा, यानी कि एन का मान निकालना है अपने को। ठीक है, एन का मान अपने को क्या करना है, निकालना है। और ये पहला पद दे दिया देखो इसने 3, और सार्व अंतर भी निकाल लेता हूं। देखो 13, 8 में से 3 घटा दो, अगले वाले पद में से पहला वाला पद घटाए तो कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, और देखो कौन सा पद है ये कौन सा पद है, इठ्योत्तर। तो पद नंबर तो निकालना है, लेकिन पद तो दे दिया, जब एन पद है अपन ने मान लिया तो ये एनवा पद हो जाएगा आपके। ये क्या हो जाएगा, आपके एन का मान हो जाएगा इठ्योत्तर। तो देखो एनवे पद के लिए तो ये सूत्र एन बराबर होता है आपके ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। इस सूत्र से ही आपके आंसर आ जाएगा। एन का मान तो 78 है, 78 लिख दिया। ए का मान देखो आपके 3 है, एन का मान निकालना है, एन माइनस 1, डी का मान आपके 5 है, ये 5। देखो ये प्लस का है, इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, आपके माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, यानी कि 78 में से 3 घट जाएंगे आपके, तो कितना आ जाएगा 75। इधर क्या बच जाएगा, एन माइनस 1 गुणा 5, तो ये 5 इधर आएगा इसके बटे में हो जाएगा। 5 से इसको काटूंगा मैं, 5 एकम 5, 5 25। देखो ये प्लस 15 बच गया, इधर माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो 15 में 1 जुड़ जाएगा तो 16 हो जाएगा। एन बराबर कितना हो गया आपके 16, यानी कि 16वां पद होगा। 78 कौन सा पद होगा, 16वां। तो अपन लिख देते आंसर, अतः 16वां पद होगा, पद होगा। 78 कौन सा पद होगा, 16वां पद हो जाएगा आपके। 78 जो है 16वां पद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। देखो ये आपके 8वां हो गया था, ठीक है 8वां। अब 8वें के अथवा वाला देखते, देखिए ये 8वां था, इसके अथवा वाला नहीं था मित्रों, है ना, 8वां था ये। 8वां के अथवा वाला तो अब चलेगा, ठीक है। ये वाला जो प्रश्न था कौन सा था आपके, 8वां था। अब 8वें का अथवा वाला तो अब चलेगा, 8वें का अथवा ही था मित्रों, है ना। 8वां का पहला अपन करवा चुके हैं, बिल्कुल सही है। चलो अब 9वां चलेगा, ठीक है आपके 9वां चलेगा। देखो 8वें का अथवा वाला ही था। अब 9वां देखो आप, 9वां बहुत ही सरल सा सवाल है। देखो आपके 9वां प्रश्न, इसमें चित्र भी बना रखा है इसने, देखो ये चित्र भी बना रखा है इसने। ये आकृति दे रखी है, देखो इसने 9वें प्रश्न में इसने आकृति दे रखी है। क्या कह रहा है कि एडी का मान जो है 1.5 है, डीबी का मान 3 है, ए का मान 1 है, तो इसी का मान ज्ञात कीजिए। और ये डी जो है बीसी के क्या है, समांतर है। तो देखो जब डी बीसी के समांतर है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसके अन्य दो भुजाओं क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। यह आपके आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का कथन है। तो यहाँ लिख देते, चूंकि देखो 9वां प्रश्न, 9वां यहाँ लिख दे, चूंकि क्या है देखो डीई समांतर क्या है, बीसी है, इसलिए इसलिए क्या हो जाएगी,
ये समांतर रेखा इसकी दोनों भुजाओं को क्या कर देगी, समान अनुपात में विभाजित कर देगी, यानी कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC हो जाएगा। लिखा अपन ने AD बटे DB बराबर AE बटे क्या हो जाए EC। ये किससे है बोलो, आधारभूत अनुपातिकता के प्रमेय से, आधारभूत अनुपातिकता से। या थेल्स प्रमेय से, ठीक है। और देखो आपके AD का मान दिया है इसने, देखो है ना, देखो AD का मान दिया है इसने 1.5, तो इस AD की जगह लिख दिया 1.5। TB का मान दिया है इसने 3, ये लिख दिया 3। और देखो AE का मान इसने 1 दिया है, EC का निकालना है। AE का मान 1 दिया है, EC का निकालना है, EC ऐसे लिख दिया। तो देखो इसका गुणा इधर करूंगा, EC यहाँ आ जाएगा। 3 का गुणा 1 में किया 3, 1.5 इधर आएगा इसके बटे में। देखो यहाँ पॉइंट हटाऊंगा, 1 अंक 1 0, 15 से 15 दूना 30, तो आपके इसी बराबर आ गया 2 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। इसी का मान पूछा था इसने, इसी का मान कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया। चलो नेक्स्ट सवाल आ जाता है, देखो आपके बहुत ही सरल सा सवाल, नोवा, नोवा का अथवा वाला है। नोवे का अथवा वाला सवाल करना है अपने को। पेच इसमें आगे पीछे हो रहे हैं मित्रों, तो मैं इसको ढूंढ लेता हूं। नोवे का अथवा सवाल है, देखो क्या आ गया, देखो नो थेल्स प्रमेय या समानुपातिकता प्रमेय का कथन पूछा है बस इसने, देखो है ना। नोवे का अथवा में क्या है, थेल्स प्रमेय का कथन है। चलो थेल्स प्रमेय का कथन से, थेल्स प्रमेय भी नाम है इसका, और आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी इसी का नाम है, ठीक है। थेल्स प्रमेय नोवे का अथवा वाला है आपके, देखो देखो तो यही कथन तो यहाँ लगाया था अपन ने, इसके इसमें पूछा है इसने, तो अपन ने लिख दिया, देखो नोवे का अथवा वाला प्रश्न है, प्रश्न नो अथवा वाला। क्या कह रहा हो, थेल्स प्रमेय, थेल्स या आधारभूत, ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहा इसने, या अनुपातिकता, आधारभूत अनुपातिकता, अनुपातिक प्रमेय, अनुपातिकता प्रमेय या अनुपातिक प्रमेय। ये क्या होता है, अगर कोई त्रिभुज लिया आपने, जैसे ये त्रिभुज है, और इसकी एक भुजा के अगर समांतर रेखा खींचोगे ना, तो ये इसकी दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। यही आपके आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसके अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को, उसकी अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात, समान अनुपात में बांटती है।
ठीक है, विभाजित करती है या बांटती है, यह आपके 9वें का अथवा था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और जय श्री महाकाल जरूर लिखे कमेंट में, ताकि मित्रों आप जो है कमेंट भी किया करो, आपको सवाल कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, उससे आपका नाम भी मेरे पास आएगा, तो मैं भी मुझे पता तो चलेगा कि आप कौन कौन मेरे वीडियो देख रहा है और कहाँ से है वो। ठीक है, और आप कमेंट्स में लिखे भी जरूर कि हम कहाँ से है। जय श्री महाकाल मेरे दोस्तों।